हाँ जी, तो आज अपन नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स दर्पण में आपका स्वागत है। तो कल जो अपन ने क्लास की थी उसमें अपन ने जो क्या क्या किया था उसका थोड़ा सा अपन रिव्यू कर लेते हैं कि अपन ने कल शुरुआत में देखो अपन परिमेय अपरिमेय संख्या से अपन ने स्टार्ट किया था। तो एक कॉन्सेप्ट था अपना पाई वाला, उसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। जो पाई होती है ना, पाई का क्या होता है, एक तो होती है पाई, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। इन तीनों की क्या कहानी है वे देखो एक बार। पाई का जो है, पाई का जो एक्चुअल मान होता, हमें क्या चाहिए कि जो अपनी परिमेय संख्या है वे क्या किसके रूप में होनी चाहिए, P/Q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये समझा था अपन ने। अब इन दोनों की कहानी समझो। देखो P/Q के रूप में ये तो आपको सीधा दिख ही रहा है कि 22/7, तो P की वैल्यू 22 और Q की वैल्यू 7 है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा ये, रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरी तरफ देखो 3.14 का मैंने कल भी बताया था कि इसको आगे अगर सॉल्व करें अपन तो कितना हो जाएगा, देखो 314/100 हो जाएगा। और आगे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना था अपना 157 था और ये था अपना 50, तो ये भी अपना P/Q के रूप में हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब पाई का मान देखो, पाई का मान हम जनरल क्या रख देते हैं, ये समझ देते हैं कि 3.14 है, जबकि ये यहाँ पर नहीं रुकता, ये आगे भी आगे जाके चलता है। तो क्या चलता है देखो, तो इसमें उसमें अपन समझ गए कि 3.14 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। देखो पाई जो होता है, पाई की एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आती है वे 3.140728 इस तरीके से आगे चलता रहता है अपना। तो हम समझते हैं कि ये 3.14 पर ही रुक गए। अगर 3.14 है ओनली, तब तो आप क्या मानोगे, परिमेय संख्या है। यदि पाई का मान अगर देखें तो 3.14 यानी कि ये क्या है, एक अशांत संख्या है। क्या है, अशांत संख्या है। अशांत संख्या मतलब ये शांत नहीं होती है, ना ही इसका रिपीटेशन होता है। अपन समझेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या में अंतर, स्पेशल एक टॉपिक होगा उसमें अपन इसको और अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ अपन देख रहे थे केवल तीन फॉर्मों को, पाई, 22/7 और 3.14 की। ये आपकी कहानी है। अगर ये दोनों रूप मिले आपको तो क्या मानेंगे आप, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और दूसरी तरफ देखें जो अपनी पाई है वे 3.140728 यानी कि ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, फिक्स रिपीटेशन नहीं हो रहा और ना ही शांत हो रहा है, तो इसको अशांत संख्या बोलते हैं। तो ये अपनी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखो अगला जो टॉपिक था अपना, एक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं थोड़ा। पहले पूर्णांक देखा था अपने, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, इंटीजर नंबर। ये देखो अपना पूर्णांक था, पूर्णांक, पूर्णांक जिसको अपन बोल रहे थे इंटीजर नंबर। क्या बोल रहे थे, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक में क्या होता है, प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं अपनी, आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है अपनी,
1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, यानी कि जो प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वे 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का जो दोनों फॉर्म है, नेगेटिव वाला भी और धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों संख्याओं में यदि जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो को शामिल कर दिया जाए, तो वे क्या कहलाएगी? अपनी पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, तो ये अपना पूर्णांक की परिभाषा थी। यदि देखो पूर्णांक की संख्या ऐसी संख्याएं होंगी, देखो ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के जो दोनों रूप हैं आपके, धनात्मक वाला भी और ऋणात्मक, प्राकृतिक धनात्मक व ऋणात्मक, प्राकृतिक धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं, ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए, जीरो को शामिल कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगी? इन्हें क्या कहेंगे अपन? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक कहेंगे इनको, क्या कहेंगे अपन? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, इनको क्या बोल रहे थे अपन? पूर्णांक बोल रहे थे। अब देखो इसमें समझो, इसमें क्या क्या शामिल किया अपन ने? इसमें शामिल किया आपने माइनस अनंत से, क्या हुआ? अपनी माइनस अनंत से जो चल रही थी संख्याएं, -5 4 3 2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक जा रही थी ये? प्लस अनंत तक। ठीक है, ये कहाँ तक जा रही थी अपनी? प्लस अनंत तक ये जा रही थी। तो इन सभी संख्याओं का अपन ने क्या बोला था? पूर्णांक, इंटीजर नंबर। अब आ जाए समझ में कि पूर्णांक जो होता है वे प्राकृतिक संख्या दोनों रूप और जीरो को शामिल कर दिया जाए पूर्णांक। आगे अपन पूर्णांकों को विभाजित कर रहे थे तो इसी में कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? देखो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि धनात्मक वाले हो गए थे प्राकृतिक संख्या, इसमें भी अपन जीरो को शामिल कर रहे थे, तो वे पूर्ण संख्या बन रही थी। अब देखो नेक्स्ट जो प्राकृतिक संख्या अगर पढ़ें अपन, तो सीधी सी बात है आपकी, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वे अपनी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्या जो होती हैं अपनी, इसको बोल रहे थे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या था अपना? 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो ऐसी संख्याएं जो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलती हैं? प्लस से अनंत तक जो चलती हैं वे क्या कहलाती हैं? अपनी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। आया समझ में? नेचुरल संबंध, नेचुरल संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, वे ये होती है। अब देखो, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वस्तुओं या किसी ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए किन संख्याओं का उपयोग करते हैं? तो यहाँ आप जो देखोगे कि वस्तुओं या ऑब्जेक्टों को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं का
प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, अब आपको वस्तुओं को गिनने के लिए कौन सी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, वस्तुओं को गिनने के लिए हम कौन सी संख्या का उपयोग करते हैं, तो आपका आना चाहिए नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जीरो तो होता ही नहीं है कुछ भी, जीरो कैसे गिनोगे आप, तो जीरो को गिनेंगे नहीं, नेगेटिव वस्तुएं कुछ होती नहीं है, इसलिए ये क्या वस्तुओं को गिनने के लिए हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का ही उपयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो अपन, प्राकृतिक संख्या वाला हो गया। अब संपूर्ण, या आप देखो पूर्ण संख्या जो होती है उसको संपूर्ण संख्या भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये होता है अपना पूर्ण संख्या। ये क्या थे, अपने भाग थे किस किस के, पूर्णांक के दो भाग किए थे अपन ने, कौन से थे, पूर्ण और प्राकृतिक। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो पूर्ण संख्या जिसको अपन बोल रहे थे होल नंबर, क्या बोल रहे थे, होल नंबर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, होल नंबर बोल रहे थे। इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को और शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से थी, 1 2 3, ये कहाँ तक चल रही थी, प्लस अनंत तक। इसमें यदि मैं जीरो को भी शामिल कर दूं तो ये क्या कहलाएंगी, अपनी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो यही अपनी परिभाषा होगी। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे अपन, प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याओं का समूह बनेगा वे क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को एक अलग नाम और देते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको अपन संपूर्ण संख्या भी बोलते हैं। पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या एक ही बात होती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पूर्ण या संपूर्ण संख्या। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण पूछते हैं तो आप तो सीधा, लेकिन संपूर्ण संख्या पूछ ली तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए संपूर्ण संख्या को भी पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यह आया समझ में। उसके बाद देखो, चलो देखो अब आपको एक डायग्राम से अपन थोड़ा समझाते हैं। ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा होगा, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब दिख गया होगा शायद। चलो देखो, ये जो डायग्राम है इसमें अपन देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो थे अपने। जो इरेशनल नंबर है इसको देखो, इरेशनल नंबर जो है आपका, इरेशनल नंबर में आपका यानी कि ये था अपना अपरिमेय संख्या, क्या था अपना, अपरिमेय संख्या। और जो रेशनल नंबर था उसमें अपन क्या था अपना, ये परिमेय संख्या। ठीक है, थोड़ा समझना, शुरुआत में अपन ने यहीं से चालू किया था कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को अपन आगे जो भागों में बांटा था वे था अपना, देखो इंटीजर बांटा। परिमेय संख्या में भी एक भाग था अपना, क्या था, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, क्या था अपना, पूर्णांक। अब पूर्णांक को भी आपने आगे विभाजित किया था दो भागों में, एक तो था होल नंबर जिसमें जीरो भी शामिल था और जिसमें कहाँ तक चल रहा था, आगे तक चल रहा था, और इसका अलग भाग दिया जाए तो नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा पार्ट जो नेचुरल नंबर था अपना, 1 से स्टार्ट होकर के और अनंत तक चल रहा था, प्लस अनंत तक। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं उसमें जीरो जोड़ दूं, क्या किया, प्लस वाले ओनली, देखो ये प्लस जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि जो प्लस वाले जो हैं, प्लस वाले जो नेचुरल नंबर हैं उनको अंदर ही अंदर रखा है। तो सबसे बड़ा गोला किसका हुआ, परिमेय संख्या का, उससे छोटा गोला हुआ पूर्णांक संख्या का, उससे भी छोटा गोला हुआ किसका, होल नंबर का, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या से छोटा था प्राकृतिक संख्या, धनात्मक वाली जो प्राकृतिक संख्या थी।
अब देखो, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थे वे तो इंटीजर में थे, उसके बाद जीरो को इंक्लूड किया था किसमें, पॉजिटिव वाले में, तो वे क्या बन गया, होल नंबर बन गया, और ये प्राकृतिक संख्या। अपरिमेय संख्या में सभी क्या थे, देखो अंडर रूट में जो संख्याएं आ रही थी, अंडर रूट जिसका पूरा पूरा अपना वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वे अपनी परिमेय संख्या नहीं थी, वे क्या थी, अपनी अपरिमेय संख्या थी। आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट देखो अपना, इसके बाद अपन क्या पढ़ रहे थे, अब देखो, अब जो प्राकृतिक संख्या थी उनको अपन आगे पढ़ते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या जो थी, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बोल रहे थे अपन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर बोल लेते हैं। अब नेचुरल संख्या को अपन ने आगे विभाजित किया था, आपको फ्लो चार्ट में भी बताया था मैंने कि जो फ्लो चार्ट में अपन को जो विभाजित किया था उसको 3 भागों में बांटा था। एक था अपना अभाज्य, समझना थोड़ा, अभाज्य संख्या थी। एक था अपना एकांक, क्या था, एकांक संख्या या एकांकी संख्या। तीसरा था अपना भाज्य या संयुक्त संख्या। ठीक है, अब जो अभाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्या को आगे अपन परिभाषा देखी थी अपने अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या को अगर हम स्पेशल देखें, अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको अपन बोल रहे थे प्राइम नंबर, क्या बोल रहे थे, ठीक है, ये प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर में देखो अपन चलो थोड़ा ये छोटा कर लेते हैं अपन, ये लो। अब प्राइम नंबर में देखो, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं। अभाज्य संख्या जो थी, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कब कहलाएगी, अभाज्य संख्या तब कहलाएगी, पहली कंडीशन उसके दो ही क्या होते हैं, अपने गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड का मतलब है, देखो मैं थोड़ा सा समझा दूं, गुणनखंड जो है किसी भी संख्या के जो गुणनखंड, मान लो 6 है, तो 6 के जब गुणनखंड देखते हैं तो इसका मतलब है ऐसी संख्याएं जो 6 को पूरी तरह विभाजित कर दें, कितनी होंगी, ये सारे उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। मान लो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 का भी पूरा भाग जाता है 6 में। नेक्स्ट 2 का जाता है क्या, 2 का भी पूरा जाता है, तो 2 भी इसका एक गुणनखंड हुआ। 3 का जाता है क्या, 3 का भी पूरा पूरा जाता है, तो 3 भी इसका एक क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। उसके बाद 5, 4 का जाता नहीं है, 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, और 6 का जाता है। तो 6 के कितने गुणनखंड हुए, 4 गुणनखंड हुए, 1, 2, 3 और 6। तो इसमें अपन देखते हैं जो प्राइम नंबर जो होता है, अभाज्य संख्या होता है, उसके कितने गुणनखंड होंगे, 2, यानी कि वह किसी से भी विभाजित नहीं होगा। एक तो होगा वे खुद से, मान लो एक तो होगा डिवीजन जो होता है उसका, यानी कि भाग जाएगा, उसमें किसका जाएगा, या तो वे एक का जाएगा या इटसेल्फ यानी कि खुद का। आया समझ में। एक तो एक का जाएगा, एक खुद का जाएगा, इटसेल्फ संख्या जो होती है खुद की ही उस खुद में विभाजित होगी, बाकी किसी संख्या से नहीं होगा। तो इसमें कितने फैक्टर चाहिए अपने, 2, यानी कि उसके कितने गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होगी, परिभाषा देखेंगे कि तो ऐसी संख्या जिसके
केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और एक वे खुद, बस। ये क्या कहलाएगी? अपनी अभाज्य संख्या। आया समझ में? अब इसके उदाहरण देख लो, जैसे 2 है, 2 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 होगा या फिर 2 होगा, तो 2 ही गुणनखंड हुए, तो ये क्या होगी? अपनी अभाज्य संख्या। 3 देखो, 3 में भी 1 का और 3 का, तो ये क्या हो जाएगी? अपनी अभाज्य संख्या। उसके बाद 4 देखो, 4 का है क्या? 4 का नहीं है, क्योंकि 4 के कितने गुणनखंड हो जाते हैं? देखो 5 का देखो, 5 के कितने? 1 और खुद 5, तो ये क्या हो जाएगी? अपनी अभाज्य संख्या। 4 क्यों नहीं है? 4 का देखो कितने गुणनखंड हो जाएंगे अपने? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और खुद 4 हो जाएगा। जैसे ही 2 से ज़्यादा हुए तो वे अभाज्य संख्या ना होगी, वे किस में चली जाएगी? भाज्य संख्या में। ठीक है, चलो ये अपना समझ लिया। अब देखो भाज्य संख्या, इसको देखो नीचे ही देख लेते हैं अपन। एक तो थी अपनी अभाज्य संख्या, दूसरी देखो अपनी क्या है? भाज्य या संयुक्त संख्या। भाज्य या संयुक्त संख्या, जिसको बोल रहे थे अपन कंपोजिट नंबर। क्या बोल रहे थे? कंपोजिट, सी कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य या संयुक्त संख्या। भाज्य या संयुक्त संख्या में क्या था अपना कि अब अभाज्य जो संख्या थी, प्राइम नंबर में क्या था? 2 फैक्टर थे। इसमें देखो कितने फैक्टर मिलेंगे आपको? 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा क्या होते हैं इसमें? 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि मिनिमम कितने हुए? 2 से ज़्यादा, या मिनिमम कितने मानोगे? 3। मिनिमम 3 फैक्टर चाहिए। ठीक है, अब देखो भाज्य या संयुक्त संख्या किसे कहेंगे? जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, 3 गुणनखंड हों, भाज्य या संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे 4 का देखा था अपन ने, 4 में देखो कितने आए थे? देखो 4 जो था, 4 के जो गुणनखंड थे अपने, 1 आया, 2 आया और 4 आया। मिनिमम कितने चाहिए अपन को भाज्य संख्या में? बताओ। 4। 4 के कितने थे? 3। तो मिनिमम 3 जो थे अपने फैक्टर होने चाहिए किसके लिए? भाज्य या संयुक्त संख्या के लिए। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो अपन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं अभाज्य संख्या में, कि अपन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अपन। पहला देखो, आप ही बताना मुझे अभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों में। एक, अब एक जो था अपना एकांक, जो मैंने बीच में लिखा था, इसका क्या रोल था? एकांक में क्या होता है? एक जो होता है अपना अंक, इसको ना तो हम अभाज्य मानते हैं, ना ही भाज्य मानते हैं। क्यों नहीं मानते बताओ? इसका कारण है क्योंकि हमें अभाज्य की जो परिभाषा देखी अपन ने, उसमें क्या था अपना? अभाज्य संख्या में देखा कि कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम नहीं, 2 ही फैक्टर चाहिए अभाज्य संख्या में तो। और जो भाज्य संख्या है उसमें कम से कम कितने फैक्टर चाहिए? 3 फैक्टर चाहिए। तो अपन एकांकी में, एक में देखो आप, ना तो ये अभाज्य संख्या की कंडीशन को फुलफिल करता है और ना ही ये किसकी? भाज्य संयुक्त संख्या की जो कंडीशन है, शर्तें हैं, उनको पूरा करता है। इसलिए इसको एकांक रखा है, केवल एक को अलग ही सेपरेट रखा है। अब यदि कोई पूछ ले आपसे कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो आप क्या कहोगे? कि ना तो ये अभाज्य संख्या है, ना ही ये भाज्य संख्या है। ठीक है, समझे? अब नेक्स्ट देखो अपन इम्पोर्टेंट, अब यही था। अब पहला पॉइंट अपन यही लिखेंगे, एक जो है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होता है।
ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि ना तो एक जो होता है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो अपन देखेंगे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है अपनी, सबसे छोटी लिख दो यहाँ से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है अपनी 2। कितनी आएगी बताओ, 2। क्यों आएगी, क्योंकि पहली जो संख्या है 2 ऐसी संख्या है जो अपनी जो अभाज्य संख्या की जो शर्तें हैं उनको पूरा कर रही है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, तो 2 ही फैक्टर हैं, तो ये अपन इस तरीके से अपन समझते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि सबसे छोटी भाज्य तो देख, हम अभाज्य तो देख ली, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होगी। देखो ये तो देख लिया भाज्य का, तो अब ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। बताओ, तो ये इसका आंसर आएगा अपना, बताओ कितना आएगा, 4। देखो पहला 1 से स्टार्ट किया, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। दूसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, 3। 3 के बाद में देखो क्या आ रहा है अपना, 4 ही आ रहा है सीधा, तो ये क्या कहलाएगी अपनी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वे कितनी होगी, 4। तो ये देख लिया। उसके बाद जो अपनी अभाज्य संख्या है ना, सारी जो अभाज्य संख्या हैं उसमें केवल 2 को छोड़ करके, समझना, सारी अभाज्य संख्याओं में केवल 2 को छोड़ करके सभी क्या कहला, सभी जो संख्याएं वे कैसी हैं, विषम है। ठीक है, सम और विषम का भी अपन देखेंगे, लेकिन अब सबसे इसमें जो पॉइंट है आप देखो, 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्या, शेष सभी अभाज्य संख्या कैसी होती हैं, विषम होती हैं और होती है। ठीक है, तो 2 को छोड़ करके शेष अभाज्य संख्या कैसी है, विषम है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, केवल सम अभाज्य संख्या एक ही है, केवल 2। ठीक है, आगे देखो अब आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते, साथ साथ मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट वे भी क्लियर होते चले जाएं और अपन कोर्स भी अपन धीरे धीरे आराम से कर लेंगे। मतलब आप जीरो से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें इसमें सीख जाओगे, और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि मैं कोई भी क्लास में हो, बच्चा 6 क्लास से अबव उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है। तो देखो अब अभाज्य संख्याओं में देखो अपन देखें कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं अपनी, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बताओ कितनी अभाज्य संख्या, जैसे अपन देखें एक बार, चलो देख लेते हैं। पहले एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, 2 2 अभाज्य है अपनी। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कौन सा आएगा बताओ, 11, 11 के बाद 13,
13 के बाद 17, 17 के बाद क्या आएगा बताओ 19, 19 के बाद क्या आएगा 23, 23 के बाद बताओ 24, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं, क्या आएगा 29, 29 के बाद सीधा आएगा 31, 31 के बाद बताओ कौन सा आएगा 32 नहीं आता, 33 नहीं आता, 34 नहीं आता, 35 नहीं आता, 36 नहीं आता, तो क्या आएगा 37, 37 के बाद देखो क्या आएगा 38, 39, 40, 41, क्या आएगा अपना 41, 41 के बाद क्या आएगा 43, 43 के बाद क्या आएगा 47 सीधा। तो 50 तक की जो संख्या हैं, 1 से लेकर 50 तक की जो अपनी संख्याएं हैं, उनमें से अभाज्य संख्या कितनी है, तो देखो काउंट करो कितनी है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी है अपनी। तो सीधा अपन लिख लेंगे अपन कि कई बार अपन पूछ लेता है अपन कई बार अपन से पूछ लेता है कि 1 से 50 तक जो गिनती हैं कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो वे होंगी अपनी 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से 50 तक की जो गिनतियां होती हैं, काउंटिंग होती है, उसमें अभाज्य संख्या कितनी होती है 15, कितनी होती है अपनी 15। अब नेक्स्ट देखो, अगर 1 से 50 से 100 तक पूछ ले तो आगे 50 से 100 तक, तो अपन नेक्स्ट जो देखेंगे अपन वे कौन सी होगी अपनी 50 से 100 तक अपनी कितनी होती है। तो 50 से 100 तक की जो ठीक है 50 से 100 तक देखो, इसको 1 मिनट बॉक्स ही बना देता। ठीक है, 50 से 100 तक का अपना कितना होगा वे अपन देख लेते हैं। 1 से 50 तक देख लिया था, उसके बाद अपन नेक्स्ट जब देखेंगे देखो 51 नहीं होता, 52 नहीं होता, तो कितना आएगा नेक्स्ट 53 आएगा। ठीक है, 53 के बाद कितना आएगा 59 आएगा, 59 के बाद कितना आएगा बताओ 61, 61 के बाद 62 नहीं आता, 63 नहीं आता, 64 65 66 67, कितना आएगा 67, 67 के बाद कितना आएगा बताओ 68 69 70 नहीं आता, कितना आएगा 71 आ जाएगा। उसके बाद 73 आ जाएगा, 73 के बाद 79 आएगा, उसके बाद 83, 83 के बाद क्या आएगा 89 और लास्ट में आ जाएगा आपका 97। अब काउंट करो कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी आएंगी अपनी 10। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि 1 से 50 तक की जो गिनती है, काउंटिंग है, उनमें अभाज्य संख्या कितनी है, तो 15, और 50 से 100 तक कितनी है 10। अब आपसे पूछ ले कि इस 1 से लेकर के 100 तक की जो काउंटिंग है उनमें अभाज्य संख्या कितनी है, तो उसमें अपना सीधा आंसर आएगा, जोड़ दो दोनों को, देखो कितना आ रहा है। चलो देखो 1 से 100 तक कितनी आएंगी, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो कितनी होंगी बताओ 15 प्लस 10, यानी कि आपकी टोटल कितनी संख्या आ जाएंगी 25। ठीक है, तो ये अपनी 1 से 100 तक की जो गिनती होती हैं, काउंटिंग होती हैं, उनमें अभाज्य संख्या कितनी होगी अपनी 25। ठीक है, अब देखो सीधा पूछ ले कि एक थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा समझते हैं कि
प्रत्येक अभाज्य संख्या है ना, सिक्स एन प्लस -1, 6n+-1 के रूप में होती है। केवल छोड़ना किसको है, 6n+- के रूप में होती है। ठीक है, मैं ये क्या कह रहा हूं, देखो समझना एक बार कि प्रत्येक अभाज्य संख्या जो है इसमें आपको अपवाद मिलेगा, केवल आपको अपवाद के स्वरूप 2 व 3 को छोड़ना है, क्योंकि ये जो संख्या हैं अभाज्य संख्या तो हैं लेकिन 6n+-1 के रूप में नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक अब मैं क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक अभाज्य संख्या 6n+-1 के रूप में होती है। चलो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि आपकी जो 5 क्या है, अपनी अभाज्य संख्या है, तो मैं कहूँगा कि ये 6 की जगह n की जगह मैंने 1 लिखा -1, तो देखो किस रूप में आया, 6n-1 के रूप में। अब देखो इसका मान कितना है, 6-1 = 5, तो 5, तो प्रत्येक जो अभाज्य संख्या है ना 6n+-1 के रूप में ही रहेगी। ठीक है, आया समझ में, 6n+-1 के रूप में ही होती है। अब देखो जब रूप में होती है तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 6n उल्टा नहीं होगा इसका, यानी कि ऐसी संख्या जो 6n+-1 के रूप में है तो वे क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। एक का रूप जरूरी है कि प्रत्येक जो अभाज्य संख्या है 6n+-1 के रूप में होती है। ठीक है, उल्टा नहीं है कि भाई 6n+1 के रूप में कोई संख्या है तो वे अभाज्य संख्या है, नहीं, अभाज्य संख्या पहले होनी चाहिए। अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वे 6n+-1 के रूप में ही होती है। बस ये आपको समझना है, 2 और 3 को नहीं है। आप समझ गए ना इस तरीके से। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको, पर एक ही ध्यान रखना कि मैं सीधी जो कह रहा हूँ कि अभाज्य संख्या पहले, सबसे पहले अपन को क्या देखना है, अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या 11 ले ली अपन ने, इसको अपन जब अभाज्य संख्या इसको ले लिया तो ये इसका रूप जो है वे 6n+-1 के रूप में ही होगा। ठीक है, जैसे 6 की जगह मैं क्या लिखूं, n की जगह 2 लिख दिया -1, तो देखो हुआ कि नहीं हुआ, 11, तो 6n+-1 यानी कि 6n-1 के रूप में है। ठीक है ना, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो अपन सम और विषम का जो था वे अपन देख लेते हैं। सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम हो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो, तो वे 2 ही थी, अपनी देख लिया था। अब देखो कई बार आपसे पूछ लेता है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 4 अंकों की संख्या, तो ये आप अपन देख लेना उस हिसाब से। एक आपको ये लिखाना था कि कई बार अभाज्य संख्या में ये पूछ लेता है 1 से 50 तक, तो आपने कितनी देख ली थी, 15 थी। 51 से 100 तक कितनी थी, 10 थी। ठीक है, अब देखो 1 से अगर 100 तक पूछे, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो कितनी मानी जाएगी बताओ, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक मानी जाएंगी आपकी 25। उसके बाद 101, 101 से लेकर के 100 तक हो गई, 1 से 200 तक कितनी होंगी आपकी, 1 से 200 तक आपकी 46 होंगी। 46 सीधा याद करना है आपको। 1 से 300 तक छोड़ो, 500 तक देख लो, 1 से 500 तक कितनी आएंगी आपकी, 95।
और 1 से 1000 तक की जो होंगी अपनी अभाज्य संख्या, वे होंगी अपनी 168। ये सीधा आपको याद करना है। कई बार पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी है, 1 से 200 तक कितनी है, 1 से 1000 तक कितनी है, तो ये आपको सीधा डिजिट याद करना है। अब नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वे अपन इनकी पहचान कैसे करते हैं। अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं कि कोई संख्या दे रखी है आपको तो उसको पहचान कैसे करेंगे, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में होगा। हम छोटी वीडियो ही बनाएंगे, लगभग आपकी 30 से 35 आधे घंटे से 40 मिनट के बीच की सभी अपनी वीडियो होंगी और उसमें अब छोटे टुकड़ों में अपन इसको पूरा कर लेंगे। तो एक बार पुनः धन्यवाद आप सबका। और अगर कोई भी क्यूरी हो आपकी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।